आज हम चर्चा करने वाले हैं कि टैरो कार्ड के माध्यम से एंड रेकी हीलिंग के माध्यम से अपने जीवन को हम कैसे आसान और अच्छा बना सकते हैं। जी, बचपन से ही मुझे देवी देवताओं में, पूजा पाठ में तो हमेशा से ही रुचि रही है, पर मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं टैरो कार्ड भी सीखूंगी। तो मैंने उनकी बात को उस समय तो बहुत इग्नोर किया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसमें कॉलेज छात्र थी, तो मेरा दिमाग उतना विद्या की तरफ नहीं आया, आकर्षित हुआ। बट जब मैं लास्ट ईयर में थी तो मुझे ऐसे ही अनयूजुअल ड्रीम्स आने लगे कि कुछ हीलिंग करते हुए मैं दिखाई दे रही हूँ पेड़ पत्तों की, और मैं किसी एनिमल्स को हील करते हुए देख पा रही हूँ अपने आप को, और मैं देख रही हूँ कि उन्हीं के रूप में कुछ मुझे स्पिरिट्स गाइड बोल रही हैं कि आपने अभी तक टैरो नहीं सीखा। अगर इसको सही तरीके से करा जाए, अगर आप सीख लेते हैं, सीखने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, उसके बाद में आपकी कम से कम 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस लगती है। और तो जब वो एनर्जीज एक्यूमुलेट हो जाती है तो आप बेवजह परेशान रहने लगते हैं, बेचैन रहने लगते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आपको नहीं समझ में आता इतनी जल्दी क्यों थक रहे हैं। तो उसके लिए रेकी बहुत अच्छा माध्यम है। जो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि भारत देश अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने वाले हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइंस को नहीं साबित कर पाएंगी और उन्हें वो बंद होना पड़ेगा, मुझे ऐसा भी ज्ञात हो रहा है। क्योंकि देखिए सर, मुझे कार्ड से तो एक तारे की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जा रहे हैं अभी तो बहुत कार्य उन्हें और करने हैं मोदी जी को, जिनके वजह से वो सत्ता में बने रहेंगे। देखिए सर, जो एनर्जी राहुल जी के निकल के लिए आ रही है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं देश को लेके, पर उनको लगता है कि उनको एक सही माध्यम, या कह लीजिए वो अपने आप में ही थोड़े परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी उन्हें दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स में ही नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को गाइडेंस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जो भी उनको बताओगे वो बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी मेंटल क्लैरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं सबको सजेस्ट नहीं करती हूँ कि वो टैरो फील्ड में आए। बट अगर कोई रेकी सीखना चाहता है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है सर। मित्रों नमस्कार, इस चैनल में मैं ए आर हमेशा आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब जीवन है, जिंदगी है, तो दुख है, सुख है, संघर्ष भी है, किंतु पुरातन ज़माने से ही अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सुखद बनाने के कई रास्ते उपलब्ध रहे हैं, सुलभ रहे हैं। ज्योतिष और वास्तु आप जानते हैं कि वो हमारे जीवन का एक पुराना हिस्सा रहा है, जिसके ज़रिए हम अपने सुख समृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद लेते हैं या उनकी सहायता लेते हैं। लेकिन आज के समय में रेकी हीलिंग और टैरो कार्ड जैसी विधाएं भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, उसका भी एक विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है। आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं सौम्या जी, जो टैरो कार्ड रीडर हैं और रेकी हीलिंग करती हैं। तो आइए आज हम सौम्या जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि टैरो और रेकी के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सुखद बना सकते हैं, कैसे उसे और सरल बना सकते हैं, और कैसे अगर हमारे जीवन में कोई बाधा आ रही है, कोई समस्याएं हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं सरलता से। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप अपनी तरफ से भी एक छोटा सा परिचय आप दीजिए। जी, मैं सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मेरा नाम सौम्या सिंह और मैं प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी हीलर हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि टैरो कार्ड के माध्यम से एंड रेकी हीलिंग के माध्यम से अपने जीवन को हम कैसे आसान और अच्छा बना सकते हैं, अपनी बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, और जो हम चाहते हैं हम उसको कैसे पा सकते हैं।
कई बारी हम इतना उलझ जाते हैं, हम इतना प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और हम समझते हैं कि हम इस बाधा से कैसे बाहर निकलें। पर वहीं पे एक और विद्या भी है जिसका नाम है टैरो कार्ड रीडिंग, जिसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस का हल जान सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या ये कार्य आपके लिए सही रहेगा, क्या ये पार्टनर आपके लिए सही रहेगा, ताकि हम उन चीज़ों से बच सके जो आगे चल के हमें परेशानी दे सकती हैं। इसके अलावा हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिलती है और हम अपने जीवन को एक सफलपूर्वक बना सकते हैं और इसके माध्यम से हम एक अच्छी गाइडेंस भी ले सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। सौम्या जी, शुरू से शुरू करते हैं। कैसे आपके दिमाग में ये आया कि इस विधा को हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, या इसकी तरफ झुकाव आपका कैसे हुआ? जी, बचपन से ही मुझे देवी देवताओं में, पूजा पाठ में तो हमेशा से ही रुचि रही है, पर मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं टैरो कार्ड भी सीखूंगी। कुछ डिवाइन शक्ति कह लीजिए या मेरे एंजल्स की गाइडेंस कह लीजिए या मेरे गुरु पूर्वजों का आशीर्वाद कह लीजिए कि मैं आज टैरो विद्या में आई हूँ। तो ये पूर्व जन्म के ही कार्य से हम आते हैं, या फिर कुछ परमात्मा ने चाहा होगा कि मैं लोगों के माध्यम से मदद कर पाऊँ। जब मैं इस विद्या में आई तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने 2019 या 20 के करीब एक प्रोफेशनली एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं उस टाइम पे कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की छात्रा लक्ष्मीबाई कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक दिवाली का छोटा सा अपने सोसाइटी में एक इवेंट करूं। हमेशा हम होली मनाते हैं, दिवाली में हम ज़्यादातर उतना अच्छा इवेंट नहीं कर पाते हैं। जब मैंने वो इवेंट प्लान आउट किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को भी बुलाया जाए, ताकि हम और भी ऑर्गेनाइज़र को बुलाएं और वो अपने कार्य को यहाँ पे दिखा पाएँ और उससे कुछ पैसा भी कमा पाएँ। उसी दौरान मैंने एक पोस्टर लगाया अपने सोसाइटी में और मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए कि हम कपड़ों का स्टॉल लगाना चाहते हैं, हम गेम्स का स्टॉल लगाना चाहते हैं। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई एक गिनी टैरो रीडर से। उन्होंने, वो दिल्ली में रहती थी और उन्होंने मुझे, उनकी सिस्टर यहाँ पे सोसाइटी में रहती थी, तो उनकी सिस्टर ने मुझे कांटेक्ट किया कि मेरी बहन यहाँ पे एक स्टॉल लगाना चाहती हैं। तो मैंने भी उनको हाँ बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और मैं इसकी विद्या के बारे में जानूंगी। तो मैं वहाँ पे महज एक एंकरिंग कर रही थी और बच्चों को कुछ गेम्स खिला रही थी। तो तभी उन्होंने, गिनी टैरो रीडर ने मुझे बोला कि सौम्या, क्या आप कार्ड रीडिंग करवाना चाहेंगे? तो मैंने भी सोचा चलो करके देख लेते हैं क्या ही होता है ये। ज़्यादा तो मैं उसमें उस टाइम पे नहीं जानती थी, पर जो भी मुझे उस टैरो कार्ड रीडर ने बताया वो हूबहू मेरी ज़िंदगी में वैसा ही घटित हो रहा था और मैं आश्चर्यचकित रह गई कि इतना रियलिस्टिक कैसे कोई बता सकता है और ये भी कोई विद्या होती है क्या। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी टैरो विद्या सीखूंगी, पर मुझे उन दी ने बोला कि आप इस लाइन में ज़रूर आएंगे। तो मैंने बोला, इतनी जनसंख्या है समाज के अंदर, परमात्मा मुझे ही ये विद्या क्यों देना चाहेंगे? मैंने कभी इसको पैसों के लिए, कमाने के लिए नहीं सोचा था, पर उन्होंने कहा नहीं, आप ज़रूर इस लाइन में आएंगे और आपका लाइफ पर्पस है कि आपको इस विद्या में आना ही है। तो मैंने उनकी बात को उस समय तो बहुत इग्नोर किया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसमें कॉलेज छात्र थी, तो मेरा दिमाग उतना विद्या की तरफ नहीं आया, आकर्षित हुआ। बट जब मैं लास्ट ईयर में थी तो मुझे ऐसे ही अनयूजुअल ड्रीम्स आने लगे कि कुछ हीलिंग करते हुए मैं दिखाई दे रही हूँ पेड़ पत्तों की, और मैं किसी एनिमल्स को हील करते हुए देख पा रही हूँ अपने आप को, और मैं देख रही हूँ कि उन्हीं के रूप में कुछ मुझे स्पिरिट्स गाइड बोल रही हैं कि आपने अभी तक टैरो नहीं सीखा। ये महज एक इत्तेफाक था, ये मेरी स्पिरिट गाइड मुझे कहना चाहती थी कि मैं ये सीखूँ। मैंने उन्हें कॉल किया कि मुझे आपसे ये विद्या सीखनी है, मुझे ये ड्रीम्स आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप दिल्ली आना और दिल्ली में आप ये कोर्स सीखिएगा। पर मैंने उस टाइम पे उनसे एक शर्त रखी थी कि मैं ना ये विद्या 2 साल तक मैं किसी को बताऊंगी नहीं, बस मुझे ड्रीम्स ना आए मैं इसलिए सीख रही हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, मैं अच्छा खासा जॉब कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ से, विद्या से पैसा नहीं कमाना है, वो अच्छा नहीं होता है। मैं उस टाइम पे ये समझती थी कि महज ये सब एक गलत तरीके हैं। बट जब मैं इस विद्या के अंदर आई और जब मैंने वो विद्या सीख ली, मैंने 2 साल तक किसी को नहीं बताया। मैं एक जगह शिफ्ट हुई एक फ्लैट में जॉब के कारणवश, और एक दोस्त ने मेरा एक डेक देखा, तो मेरी दोस्त ने बोला, अरे सौम्या, तुम्हारे पास ये टैरो डेक है और तुम मेरे बारे में प्लीज़ बताइए।
तो मैंने बोला मैंने आज तक कभी नहीं बताया है किसी को, और मैंने तो ये सोच लिया था मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो उसने कुछ रिलेशनशिप से अपनी पर्सनल रिलेटेड कुछ सवाल करे किसी पार्टनर के बारे में। मैंने उस टाइम पे ये बोला, भगवान को साक्षी मानते हुए, अपने गुरु को साक्षी मानते हुए कि मुझे प्लीज़ सही बतवाना आप, और आप मुझे हेल्प करना। उस टाइम पे भी मेरा जो कॉन्शियस था वो ये नहीं था कि मैं इसके माध्यम से इतना आगे आ जाऊँगी। मैंने बस उनको बोला कि देखो आपकी पार्टनर से शादी नहीं हो पाएंगी, बट वो आपको 2 महीने में क्लैरिटी ज़रूर देंगे, और उनकी फैमिली की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाएगी। 2 महीने बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर मेरे फ्लैट के बाहर लाइन लग गई लोगों की। फिर कोई ना कोई आ रहे थे। फिर एक का पैकेज का कुछ इशू आ रहा था, कैपजेमिनी में उनकी सिस्टर जो है वो वर्क कर रही थी, कुछ कारणवश उनका एक ऑफर लेटर नहीं आ पा रहा था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, 3-4 महीने से वो इंतज़ार कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको तो रेकी हीलिंग भी आती है, तो आप जैसे मेरी बहन के बारे में बताया, आप प्लीज़ बता सकते हैं मेरे बारे में भी। मैंने कहा कुछ उपाय उनको करने रहेंगे, रेकी से थोड़ी एनर्जीज देनी होंगी और उनके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हट जाएंगे। तो बिल्कुल 3 दिन के अंदर उनका ऑफर लेटर आ गया और बहुत अच्छा पैकेज उनको मिला। वहाँ से मेरा विश्वास जागृत हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ माध्यम बने मेरी ज़िंदगी में जिस कारणवश मैं टैरो में आई। और आज मैं इसको प्रोफेशनली कर रही हूँ। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं इसके माध्यम से। जो लोग सुसाइड करना चाह रहे थे उन्होंने सुसाइड नहीं किया। जिन लोगों के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे उनको एक मोटिवेशन मिला, वो बहुत अच्छे नंबर लेके आए। जिनके पास कोई नहीं था वो अपने दिल की बात कह पाए। कई बारी हर कोई जज करता है, इस कारणवश भी किसी को नहीं बता पाते। तो टैरो एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं किसी से नहीं कह सकता और मुझे किसी से गाइडेंस लेने की सलाह चाहिए, हम सोचते हैं हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा या हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो मेंटल डिसीज़ देके करार कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है। हर एक परेशानी हमारे दिमाग से ही उपज होती है, और टैरो एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए। जैसे आपने टैरो सीखा और टैरो सीख करके लोगों को गाइड करना शुरू किया, तो उसमें आपको तकरीबन कितना समय लगा? और अंदर से जो एक होता है कि शुरू में हम किसी विद्या को सीखते हैं तो हम पहले उसको जज करते हैं, फिर उसके बाद इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम वेल कनेक्टेड हो जाते हैं उससे। तो जब हम वेल कनेक्टेड हो जाते हैं तो आसान हो जाता है हमारा उसके थ्रू किसी को गाइड करना। तो इनमें कितना समय लगा आपको? जी, मुझे टैरो को करते हुए तो लगभग 9 से 10 साल हो जाएंगे। जी। बाकी इनको पूरी तरह से सीखने में मुझे 1.5 से 2 साल का वक्त लगा। आज के टाइम में काफ़ी सारे टैरो रीडर्स हैं जो बहुत छोटे छोटे कोर्सेज़ लेके आए हुए हैं। महज एक बिज़नेस बना दिया है उन्होंने, और हर कोई रेस्टोरेंट में बैठा है तो वहाँ टैरो फ्लैश कर रहा है, कोई गार्डन में बैठा है तो वहाँ फ्लैश कर रहा है। जबकि टैरो के अंदर 78 कार्ड्स हैं ये टोटल, जिसमें मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना है। मेजर अरकाना हमारे मेजर लाइफ इवेंट्स को बताती है जो हम बदल नहीं सकते, जैसे कि अपनी जीवन, अपना मृत्यु, हमारी शादी और बच्चे, और ये कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ में होनी तय है, जो हमारे साथ पूर्व कर्म के द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो मेजर अरकानास को हम डिवाइन टाइमिंग कह के डिनोट करते हैं, जिसके बारे में हम भी बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकते। वहीं हमारे माइनर अरकानास हैं। माइनर अरकाना हमारे 56 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हम डे टू डे लाइफ के बारे में जान सकते हैं। काफ़ी लोग, अगर इसको सही तरीके से करा जाए, अगर आप सीख लेते हैं, सीखने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। उसके बाद में आपकी कम से कम 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस लगती है। और प्रैक्टिस के दौरान जिसको भी मैं टैरो सिखाती हूँ, उस टाइम पे आपको पैसे लेना किसी से भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आप अंडर गाइडेंस कर रहे होते हैं। आप हर एक कार्ड का मीनिंग समझते हैं, अपनी इंट्यूशन को जागृत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने टैरो कार्ड सीख लिया पर आपके अंदर के चक्रास ही जागृत नहीं है, आपका क्राउन चक्रा ही एक्टिवेट नहीं है, तो आप यूनिवर्स से मैसेजेस लेंगे कैसे? सही बात। अब इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चक्रास को भी बैलेंस करिए। आप अपने, उसी के लिए रेकी भी है। जब आप रेकी करते हो, रेकी क्या है? आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है। हम सब एक एनर्जी बीइंग है। जैसे एक रेडियो चैनल को आप ऑन कर देते हैं और 98.3 पे लगाया तो 98.3 पे ट्यून हो गया, ऐसे हमारा जो शरीर है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है और पूरा ब्रह्मांड जो है उस फ्रीक्वेंसी से
बढ़ा हुआ है। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन से सिग्नल पे जाके अटकते हैं। बिल्कुल। छोटे लेवल पे अटक जाते हैं या हायर वाइब्रेशन पे अटकते हैं, और उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपने चैनल्स को ओपन करना पड़ता है। रेकी बहुत अच्छा माध्यम है अनवांटेड एनर्जीज़ को हटाने के लिए, डार्क एनर्जीज़ को हटाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, आज के टाइम में जो कलयुग चल रहा है, इसमें लोग आपकी खुशी से उतने खुश नहीं होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग जेलसी की भावना रखते हैं कि वो भले ही आप एक गाड़ी ले आए, बहुत अच्छी गाड़ी ले आए, पड़ोसी का गाड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई तो उनको उसकी तकलीफ़ हो जाती है। तो हमें नहीं पता होता हमारे पास अनवांटेड एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो जब वो एनर्जीज़ एक्यूमुलेट हो जाती है तो आप बेवजह परेशान रहने लगते हैं, बेचैन रहने लगते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आपको नहीं समझ में आता इतनी जल्दी क्यों थक रहे हैं। तो उसके लिए रेकी बहुत अच्छा माध्यम है। जो पर्सन डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं, ये सारे तब होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ लोगों की आपके पास एक्यूमुलेट हो गई है। और देखो, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत से लोगों से मिलना है, और या आप कोई प्रोफेशन में हो, चाहे वो जॉब में हो, हर जगह कंपटीशन है, तो हर कोई आपका वेल विशर ही है आप नहीं कह सकते, बट आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो रेकी जो है, रेकी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आपके लाइफ में जैसे काम नहीं बनते हैं या किसी कारणवश अटक जाते हैं, वो तब होता है जब हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती है। रेकी क्या काम करती है? रेकी जो है डॉक्टर ओसाई ने शुरू करी थी। बेसिकली वो चाइना के हैं, ठीक है। सो अगर मैं और भी पहले की बात करूँ तो चाइना से भी पहले भी बुद्धिज़्म से शुरू हुई, जो हमारे ही भारत से गई हुई विद्या है, जो चाइना में जाके ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, तो वहाँ से ये निकल के आई है। पर जड़ इसकी देखा जाए तो भारत की ही है। तो इसमें कुछ सिंबल्स मिलते हैं, उस सिंबल्स के द्वारा आप ब्रह्मांड में वो सिंबल बनाते हैं, और वो सिंबल के पास ये पावर होती है कि वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जब आप रेकी सीखते हैं, सबसे पहले आपको 21 दिन अपने ऊपर करनी होती है। सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते हैं। जब तक आपकी खुद की एनर्जीज़ क्लीन नहीं है, आप दूसरे को हील नहीं कर सकते। तो आप इसमें यहाँ पे सीखते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कैसे क्लीन करते हैं। 21 दिन आप इसी पे काम करते हैं। जब आप 21 दिन में अपनी क्लिनजिंग कर लेते हैं उस सिंबल से, इसमें भी लेवल्स होते हैं सर। जैसे कि अगर आपने लेवल 1 सीखा है तो सिर्फ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेवल 2 सीखा है तो आप किसी दूर व्यक्ति को भी हील कर सकते हैं। लेवल 3 सीखा है तो आप पर्टिकुलर डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। जब तक आपका अट्यूनमेंट नहीं हो जाता किसी गुरु द्वारा, आपको मास्टर सिंबल नहीं मिल जाता, आप लेवल 6 तक नहीं जाते हैं, मास्टर्स ऑफ लेवल ऑफ रेकी बोलते हैं। जैसे आपने 3 क्लास तक पढ़ाई की, फिर आपने 10th पास करी, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, और PhD के बाद आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लेवल 3 किया है और उन्होंने शुरू कर दिया एक बिज़नेस के द्वारा, जिन पे लोगों को विश्वास कम हो गया कि ऐसा काम नहीं करती। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से किसी रेकी हीलर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एनर्जी भी महसूस होगी। मेरी खुद का ये अपना एक्सपीरियंस है। रेकी के द्वारा मैंने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है, चाहे वो मेरी करियर में सफलता पाना हो, किसी जॉब के लिए हो, किसी रिलेशनशिप को हील करना हो, या डिप्रेशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कारगर है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती। वो व्यक्तित्व बीमारियाँ जो हमें ईजीली, जिनकी हम इलाज नहीं कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा, या वो मेंटल स्टेट से रिलेटेड है, उसमें रेकी बहुत अच्छा काम करती है। साइमल्टेनियसली मैंने आपको जैसे भी बताया कि वो जो पैकेज वाला था वो रेकी के द्वारा ही मैंने हील किया। बाकी देखो सर, सारे विषय एक फेथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप बिलीफ रखते हैं तो ये वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। टैरो और रेकी एक दूसरे से कैसे भिन्न है, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, जैसे सर हमारे पास बहुत सारी विद्याएं हैं। न्यूमरोलॉजी हमारे को प्लैनेट्स की तरफ आकर्षित करती है, प्लैनेट्स के तरीके से बताती है। एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो एक प्रॉपर एक साइंस है जिसमें हम हर एक प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। और टैरो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करती है। ये पर्टिकुलरली साइंस है, ये कोई फिक्शन नहीं है। हमारे माइंड के अंदर सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, सब कॉन्शियस माइंड भी है, अनकॉन्शियस माइंड भी है। हिंदी में इसको अवचेतन मन, चेतन मन करके हम बोलते हैं। और ये
पर्टिकुलरली साइंस की तरह है। तो जब हम टैरो से अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं और इनके जो सिंबल्स थे जो 19th सेंचुरी में विष्णुति जी ने बनाए और इटली से ये फेमस हुए यूरोप के अंदर, उनके पास एक डिवाइन शक्तियाँ थी और उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। जब उन्होंने वो पेंटिंग करने शुरू किए उन कार्ड्स के, तो उन्होंने देखा ये तो लाइफ ऑफ ट्री के बारे में बात हो रही है और वो जो इवेंट्स थे उस जगह घटित होने लगे वैसे। तो ये टोटल 78 डेक्स बने। तो ये वहाँ के लोगों में फैल गई, आग की तरह फैल गई कि ये कार्ड्स तो बिल्कुल कोई जादुई शक्ति रखते हैं और ये जो कार्ड्स उठाते हैं वैसे ही हमारे सिचुएशन में घटित होने लगता है। पर अगर आप इसको डीप डाउन देखेंगे तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड कलर थ्योरी भी इसके साथ संगठित है। इसके साथ साथ जो इनके अंदर पिक्चराइजेशन है वो हमारी देवी देवताओं से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। इसके अलावा सर आप जब इनसे कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल टैरो के कार्ड रीडर ही उनके साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। रीज़न बीइंग उनका क्राउन चक्रा ओपन होता है, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है और वो आपको मैसेजेस डिलीवर कर पाते हैं। तो जब ये इन कार्ड से हम कनेक्ट करते हैं, हम जो भी जातक है उसका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं और यहाँ पे माँ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। माँ से हम सोल से कनेक्ट करते हैं और हम उनका पूरा नाम से हम यूनिवर्स में जहाँ पे आकाशिक जो रिकॉर्ड्स हमारे रहते हैं वहाँ पे हम कनेक्ट करके उनकी अनकॉन्शियस एनर्जी जो हमारी सोल को पहले से सब कुछ पता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या घटित होगा, वो हमें आंसर देती है। बहुत बढ़िया। तो टैरो के माध्यम से एक व्यक्ति एक अपनी पर्सनल लाइफ में आपने बताया कि कैरियर, रिलेशनशिप या वेल्थ से रिलेटेड और भी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको वो जान सकता है, उसका मार्गदर्शन वो पा सकता है। इसके अलावा और क्या सिग्निफिकेंट है जो हम टैरो के माध्यम से स्पेशली हम जान सकते हैं? मेजरली सर टैरो के माध्यम से आप बहुत कुछ मतलब कुछ भी जान सकते हैं। कहना चाहें तो आप संसार के बारे में भी जान सकते हैं, आप अपने पूर्वज के बारे में भी जान सकते हैं और आप पॉलिटिक्स के बारे में भी जान सकते हैं, आप क्रिकेट के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप इनसे गहरी समझ ले सकते हैं। ये बहुत, मान लीजिए कल को कोई पर्सन है जो पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहता है और उसको डाइसी है कि क्या मैं जीत पाऊंगा या नहीं, तो टैरो के माध्यम से ये काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है कि कितनी संभावना होगी उनकी जीतने की। तो अगर ये उन्हें पहले ही पता लग जाएगा तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे फिर जीतने का। तो ये एक काफ़ी लोग इसमें सोचते हैं कि उनको डर हो जाएगा, हमें गलत तो नहीं पता लग जाएगा। या देखिए सर, आपके पास आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको एक हल्का सा एहसास होता है कि शायद मेरी कोई विटामिन डेफिशिएंसी की कमी है ना, तो आप टेस्ट करवाने जाते हैं। तो आप डरते थोड़ी है टेस्ट कम आ जाएगा तो क्या होगा। तो सिमिलरली भी टैरो है, अच्छा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, कम आएगा तो आप दवाई खा लेंगे। सिमिलरली ये टैरो भी है, गाइडेंस तो मिलेगा, एक गाइडेंस मिल जाती है, बट इसको लोग नेगेटिव ले लेते हैं कई बारी, जबकि टैरो एक बहुत ही अच्छा टूल है ये जानने के लिए। तो मित्रों, आइए हम दूसरे सेगमेंट में आते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं टैरो के माध्यम से। हो सकता है आप उसे रिलेट कर पाएँ और सौम्या जी बताएंगी इनका क्या व्यू पॉइंट आता है, कैसे ये बताती हैं, ये भी हमें पता चलेगा। तो सौम्या जी, हम देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो कैसे देश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हाँ जी, तो उसमें हर आदमी चाहता है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, प्रगति करे, और जब देश सुरक्षित और प्रगतिशील होगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे उसमें। तो क्या आने वाले दिनों में हमारा देश सुरक्षित है, स्टेबिलिटी देश में बनी रहेगी, सरकार ठीक ठाक काम करती रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ये कार्ड के माध्यम से अभी आपको बताती हूँ। जी जी। ठीक है, तो हम जानकारी लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में और ओवरऑल सिक्योरिटी की बात की जाए भारत के अंदर, तो कैसे सिचुएशन हमें आने वाले साल में मिल सकती है। तो मैं बिल्कुल देख के बताती हूँ आपको।
देखिए भारत वैसे काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर हम बात करें रिसोर्सेज़ के मामले में, हमारे भारत में अभी भी काफ़ी हद तक रिसोर्सेज़ की मतलब इतना है कि हम सर्वाइव कर जाएंगे आसानी से। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भारत देश किसी के साथ हाथ ज़रूर मिलाने वाला है। किसी को किसी कार्य क्षेत्र में मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसा खिताब उन्हें मिलने वाला है भारत देश को जिनसे उनको मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं उसको सुलझाने में भी भारत देश जो है काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार रहेगा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि भारत देश अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने वाले हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने वाले हैं, और वो अपनी सिक्योरिटी को लेके अभी काफ़ी सतर्क होंगे, और आने दिनों में आर्मी में भर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ओवरऑल काफ़ी सुरक्षित मुझे महसूस हो रहा है अपना देश। सेकेंड एनर्जी से सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी अगर बात करूँ मैं एजुकेशन की फील्ड में, तो उनको थोड़े चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। आने वाले समय में कुछ यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइंस को नहीं साबित कर पाएंगी और उन्हें वो बंद होना पड़ेगा, मुझे ऐसा भी ज्ञात हो रहा है। क्योंकि उनके जो पेपर वर्क्स हैं या उनका पढ़ाने का तरीका या किसी भी तरह की धांधलीबाजी सामने निकल के आ सकती हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे महसूस हो रहा है। और काफ़ी संघर्ष करते हुए एजुकेशन के माध्यम में मुझे दिखाई दे रहा है भारत। तो मुझे लगता है इसके लिए और अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज़ आनी चाहिए, या उन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे युवा परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अंदर, और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जॉब की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तीसरे कार्ड को सर मैं अगर देखती हूँ तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो देश के रक्षक हैं, या जो भी वो एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा कि कोई और अभी बदलाव आने वाला है उसमें ख़ास। उसमें आगे चल के अभी वही रह सकते हैं, और काफ़ी अच्छे वो डिसीजंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डिसीजंस थोड़े डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, या लोगों को लग सकते हैं कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन ले रहे हैं, बट उनको आगे चल के समझ में आएगा कि अमेरिका से दुश्मनी लेने का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज है और हमारा जो पैसे का ज़रिया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो वो बहुत दिमाग से चल रहे हैं, वो राजनीति तरीके से चल रहे हैं, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाह रहे, और ये एक अच्छा स्टेप भी होगा, क्योंकि अगर कुछ भी होगा ऐसा इस तरीके से किसी से भी दुश्मनी लेना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो सबसे बना के रखने में ही फ़ायदा है, तभी हम खड़े भी सही हैं और मजबूत भी हैं, वरना आगे चल के प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। चौथा कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वाटर की एनर्जी मुझे ये बहुत ज़्यादा दर्शा रही है कि पानी से रिलेटेड किल्लत देखने को मिल सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में बाढ़ जैसी संभावना आ जाए, जो कि बहुत ही अच्छा विषय मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले 2 साल के अंदर हमें ऐसी कोई घटना देखने को मिल सकती है जिससे पानी से हम परेशान हैं या बाढ़ आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमें उन एरियाज़ पे पर्टिकुलरली जहाँ पे हमें लगता है ऑलरेडी रेड अलर्ट है, वहाँ पे हमें एक्टिव हो जाना चाहिए और उसके लिए कार्य करने चाहिए, और उनके लिए प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए, क्योंकि पानी से रिलेटेड मुझे आपदाएं दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है, मुझे बहुत ये भी महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे शिप्स भी दिखाई दे रही हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अभी और लंबा समय जाएगा प्रॉब्लम्स में, पर हमारा देश उससे जूझता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और हमारे जो देवी देवता हैं या डिवाइन शक्ति जिनको आप कह लो, वो हमारे साथ में चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमारा देश अगर जो भी अनाज है और जो भी हमारा फार्मिंग है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा, तो हमारा देश बहुत आगे चल के तरक्की कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फसल उगते हुए दिखाई दे रही है, जो कि क्लियरली दर्शा रही है कि आने वाले समय में फार्मिंग में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और उससे हमें बहुत मुनाफा भी हो सकता है। बहुत अच्छा। अब अगर हम मोदी जी के बारे में पर्टिकुलर जानें जी, तो आप उनके बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए।
मोदी जी 2029 तक तो अभी वो हैं। जी जी। क्या इसके पहले उनके साथ कोई दुर्योग सामने आ सकता है, या 2029 के बाद भी क्या वो रहेंगे? इसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं आजकल, तो आप बताएं थोड़ा। जी जी, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी बताने की। देखिए सर, मुझे कार्ड से तो एक तारे की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जा रहे हैं अभी। अभी तो बहुत कार्य उन्हें और करने हैं मोदी जी को, जिनकी वजह से वो सत्ता में बने रहेंगे। एंड कुछ दिक्कतों का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है, कुछ लोग उनसे नाखुश हो सकते हैं कुछ कार्यों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉन दिख रही है, जिसमें वो बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को। कुछ समय ऐसा आ सकता है कि उनका जो कार्य जो जर्नी है वो उतनी स्मूथ ना चले, बट ऐसा नहीं है कि वो जर्नी में नहीं होंगे, जर्नी वो बिल्कुल बने रहेंगे। और काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि 29 के बाद भी उनका समय हो सकता है कोई, क्योंकि वो इस तरीके से चमक रहे हैं, अगर कार्ड्स थोड़े बहुत भी देख पाएँ कि उनके जो आस-पास हैं वो सब उनसे बहुत नीचे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक सितारे की तरह चमकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मोदी जी बिल्कुल अभी रहने वाले हैं। बाकी मैं अगर बात करूं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग उनके कर्मा को और बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी डेस्टिनी को दर्शाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया, वो एजुकेशन के ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस एनर्जीज़ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि देश विदेश के चक्कर उनके लगते ही रहेंगे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड, फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड कोई अच्छे टाइप्स करने वाले हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो आगे चल के एक गति पकड़ेगा। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है। थर्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चैलेंजेस मोदी जी की ज़िंदगी में आ सकते हैं, और क्योंकि वो कोई भी उनके ओपोनेंट्स हो सकते हैं, जो लोग उनसे नाखुश हैं, उनके पास चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे। और चैलेंजेस जैसे मैंने बताया आपको कि एजुकेशन के साथ साथ जो आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारणवश उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। केतु के द्वारा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट महसूस हो रहा है कि एक साथ उनके साथ कई सारी परेशानियाँ सामने खड़ी होके आ सकती हैं, जो कि काम को लेके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ रही हैं। काम कह लीजिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था कह लीजिए, या हमारा मनी सर्कुलेशन कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक सकता है। तो मोदी जी के लिए एक चैलेंज वहाँ पे थोड़ा साबित हो जाएगा उनको। पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उस हर चीज़ों को बहुत डट कर सामना करेंगे, और उसके लिए नए पॉलिसीज़ लेके आएंगे, नए फॉर्मुलेशंस लेके आएंगे। किसी के साथ वो कोई ट्रीटी भी साइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और वो उनका कोई फ्रेंडली नेशन ही हो सकता है, जो उनकी मदद के लिए भी सामने खड़ा होगा हर तरीके से। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑयल से रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ठीक होंगी। कोई डैम्स बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी प्रगति अभी और होनी बाकी है। बहुत सुंदर। क्या हम इसके माध्यम से राहुल जी के बारे में भी जान सकते हैं कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या वो एक जो अभी तक की उनकी जर्नी है उसमें उनके सपोर्टर से ज़्यादा आलोचक उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वो कुछ देश के बारे में सही तरीके से कुछ सोच पाएंगे, और आगे उनकी पॉलिटिकल कैरियर में क्या बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं टैरो के माध्यम से बिल्कुल जानना चाहूँगी राहुल जी के बारे में भी, कि उनके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं यूनिवर्स से, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो सकता है आने वाले वर्ष में उनके साथ में।
देखिए सर, जो एनर्जी राहुल जी के निकल के लिए आ रही है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं देश को लेके, पर उनको लगता है कि उनको एक सही माध्यम, या कह लीजिए वो अपने आप में ही थोड़े परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी उन्हें दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स में ही नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं कि वो कोई एक्शन लेने के समय में अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेदर देन वो स्ट्रैटेजाइज ज़रूर कर रहे हैं, प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, बट उसका फुली एग्जीक्यूशन मुझे अभी नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो अभी जो कार्ड मुझे बोलना चाह रहे हैं, वो यही बोलना चाहते हैं कि वो काफ़ी शांत और काफ़ी अंदर बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, बट एग्जीक्यूशन उतना प्रॉपरली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है उन्होंने। मुझे लगता है कि उनके लिए यही एडवाइस है कि उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बट कहीं न कहीं उनको और एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को पूरे देश में बहुत और अच्छे तरीके से लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है, तो काफ़ी चीज़ें हद तक बेटर हो सकती हैं राहुल जी की। सेकंड जो कार्ड निकल के आया है सर, वो भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं निकल के आया है राहुल जी के लिए। वो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है सर, एज अ काइंड ऑफ 15 नंबर एंड कैन बी सम हार्म टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स, और थोड़े टाइम का ब्रेक भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, बट जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ, और किसी चीज़ में वो स्ट्रक भी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की को डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर पे डिसीजन अपने फर्मली नहीं रख पा रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं उन्हें ख़त्म करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि मुझे जज बहुत करा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। उनकी वीडियोस को भी काफ़ी मैनिपुलेटिव तरीके से दिखाया जाता है, और हालांकि वो ये नहीं कहना चाहते हैं, फिर भी उनकी इमेज को थोड़ा अलग पोर्ट्रे कर देते हैं। ये एक काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी सही बात बता रही है। तो उनको ये लगता है कि मैं अच्छा भी बोलता हूँ तो कोई ना कोई मेरी इमेज को गलत या उसको थोड़ा मैल फंक्शनिंग, या यू कैन से मैनिपुलेटिवली उसको किसी और एंगल से दिखा देते हैं। तो वो डर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड एनर्जी सर मैं कहूँगी कि देखो, मैं जब उनके बारे में रीड ही कर रही थी कि मेरे गले में खराश हुई, तो एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बट अभी समय लगेगा क्लैरिटी और आने में। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल और करना है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जजमेंट, हालांकि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर वो कार्य ज़रूर करेंगे, देश के लिए कार्य करते रहेंगे, बट अभी बहुत अच्छी कोई पोजीशन आते हुए मुझे नहीं दिख रही है, पर उनका अच्छा समय ज़रूर आएगा। एंड मुझे ये लगता है जो भी उनके अंतर्गत जो और लीडर्स हैं, कोई उनके साथ में बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है जो मुझे प्रतीत हो रहा है, तो उनको उसमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि उनके कार्यों को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना चाहिए कि कहाँ मेरे सबऑर्डिनेट्स जो हैं कहाँ लूप होल में मिसिंग हो रही है, कि कहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी में कमी आ रही है, कि वो एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पे मुझे क्लियरली सबऑर्डिनेट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक ट्रम्पेट बजता हुआ दिखाई दे रहा है एंजल्स का, जो बोल रही है अपने कार्यों को दोबारा देखो, अपनी प्रॉब्लम्स को देखो कि कहाँ कुछ गलत छूट रहा है आपसे। तो एक ही मैसेज आ रहा है कि वो चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी है राहुल जी, और चमकते सितारों की तरह मुझे वह भी दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पोजीशन पे भी रहेंगे, और आगे देश के लिए और अपने भारतवासियों के लिए काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सपोर्टिव कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश को अच्छा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यंग पीढ़ा को जो भी परेशानियां चल रही हैं, स्पेशली जो हमारा यूथ है, उसको काफ़ी जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कैंपेन्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और देश में बैलेंस लाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर सौम्या जी ने आपने 3-4 प्रश्नों का बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक व्यक्ति आपके पास अगर आता है कोई कि मुझे आपसे गाइडेंस लेनी है, तो क्या कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि मुझे टैरो चाहिए या रेकी चाहिए, या आप
बताती हैं उन्हें कि ये बेटर रहेगा आपके लिए? जी, ज़्यादातर सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो टैरो के लिए ही आते हैं। एंड अगर उस रीडिंग के दौरान, टैरो रीडिंग के दौरान मुझे लगता है कोई परेशानी ऐसी है जो रेकी हीलिंग करके ठीक हो सकती है, तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप कहीं से रेकी सीखिए। और सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं टैरो के अंदर गाइडेंस आता है तो मैं रेकी का कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ, अरे वाह! क्योंकि एडिशनल। हाँ जी, क्योंकि मुझे लगता है ये रेमेडी में आया है और मैं रेकी हीलर हूँ, तो ये मेरा काम है कहीं न कहीं कि जो भी व्यक्ति मेरे पास तक आया है, मैं उसकी परेशानी को सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं डेफ़िनेटली अगर मेरी रीडिंग या मेरी टैरो गाइडेंस मुझे ये कहती है कि इस व्यक्ति को आपको रेकी हीलिंग देनी है, तो मैं उनको विदाउट एनी फ़ी रेकी हीलिंग देती हूँ। पर वो मेरे अलावा किसी से सीखना चाहते हैं या किसी से हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो डेफ़िनेटली जा सकते हैं, करा सकते हैं। पर सर बहुत टाइम कॉन्स्टेंट के कारण मैं बहुत सारे लोगों को रेकी हीलिंग नहीं दे पाती हूँ। आने वाले टाइम में अगर मेरा कार्य और इसी तरह चलता रहेगा और मेरे से रेकी लोग सीखने आएंगे तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि जो भी टैरो के माध्यम से आपके पास रेकी सीखने आते हैं या रेकी के लिए आपसे एनर्जी लेने आते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं, तो आप ज़रूर उनसे कोई चार्ज ना लें और उनको एज अ रेमेडियल आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा सर मैं रेकी से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी, जिस घर में मैं रहती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये शायद एक डिवाइन कॉलिंग ही थी कि एक बच्ची का एक ये प्रेरणा मुझे तब जागृत हुई कि एक बच्ची का मतलब उनके जो माँ बाप हैं वो बेलदार थे, तो वो घर बना रहे थे और वो कभी कभी हमारे घर में खेलने आ जाती थी। महज 7-8 साल की एक लड़की होगी और वो आई, मुझे नहीं पता था कि उसकी कमर में कोई निशान था जलने का। मैंने नहीं कभी ध्यान दिया बिकॉज़ कभी कपड़े कमर पे था तो उतना मेरा ध्यान नहीं गया। बट हाँ, वो उनके बच्चे कभी कभी हमारे घर पे खेलने आ जाते थे, तो पड़ोस में घर बन रहा था तो हम भी उनकी मदद कर देते थे। तो वो बच्ची एक दिन मेरे पास आती हैं और उनकी मम्मी आती हैं। मैंने किसी को ज़्यादा बताया नहीं था यहाँ पे कि मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ। तो मेरी मदर ने शायद उन्हें कहा होगा कि इसको रेकी आती है, तो उनकी मदर ने आते ही मुझे बोला कि आपको मेरी बच्ची को ठीक करना है। अरे वाह! तो मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और मैंने कहा ये क्या हो, मतलब मैंने तो नहीं बताया किसी को, मैंने इग्नोर किया उस बात को। मैं अगले दिन आई, मैं सो रही थी, मुझे लग रहा था मैं शायद एक सपने में हूँ। 5:30-6 बजे वो नॉक कर रही है, मेरे पास एक डॉग है, उसको खेलने के लिए वो आती है और मुझे एकदम से गाइडेंस आई कि इसको हीलिंग दो इस बच्चे को। मैं आई, मैं उठी, मैं वाकई में देखा तो मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ कि सच में हो रहा है। तो वो लड़की सामने ही खड़ी हुई थी, दरवाज़ा ही खटखटा रही थी। मैंने उसको बुलाया, ऑफिस जाने से पहले मैं उसको रोज़ हीलिंग देने लगी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, बस मैं उनको बोलती थी कि आप बस अपनी बेटी को भेज दीजिएगा करिए और मैं इसको हीलिंग दिया करूँगी। मैं कभी दोबारा पॉडकास्ट होगा तो उस लड़की से भी ज़रूर मिलवाऊँगी। वो अभी तो अपने गाँव में चली गई है, बिहार में। तो सर उसका 80% तक जले हुए का निशान ठीक हो गया। अरे वाह! उसकी फ़ोटोज़ भी मैंने ली थी, पुराने वाले फ़ोन में थी, वो हमारा हो गया, बट समहाउ आई रिट्रीव इट तो आई विल शो इट। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई हैं, बट ये पॉडकास्ट के माध्यम से सामने आ रही हैं। इसके अलावा सर काफ़ी रेकी से एक का नॉकने का परेशानी थी। मेरी एक स्टूडेंट है जिनको मैंने टैरो सिखाया था, उनकी ही बुआ जी की बच्चे को नॉकने का प्रॉब्लम था और उन्होंने मुझे बोला आप कर सकती हो सौम्या। मैंने कहा मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। मैंने 1 हफ़्ता या 10 दिन दी थी, उसका नॉकनेस ठीक हो चुका है। तो काफ़ी हद तक यस, रेकी बहुत अच्छा वर्क करती है और मैं ज़्यादातर उन्हीं को रेकी देती हूँ बिकॉज़ सर उसमें बहुत एनर्जीज़ जाती हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, वो एनर्जीज़ ट्रांसफ़र करती हूँ और लोगों को देखो मुझे ये लगता है सर कि अगर आप इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या आपको दूसरे व्यक्ति को ठीक करना है, या मैं कोई नहीं हूँ, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ के द्वारा अगर आपका इंटेंशंस अच्छा है तो काम अपने आप हो जाता है। तो सर हमेशा से मेरा इंटेंशंस लोगों की मदद करना रहा है। टैरो भी मैं इसी लाइन में इसीलिए ही आई कि मुझे लोगों की मदद करनी है और लोगों की मदद करने के बाद और लोगों के जब काम बनते हैं और जो ग्रैटिट्यूड मुझे देते हैं, मुझे वो लगता है वो पैसों से बहुत ज़्यादा बड़ा है सर। बिल्कुल। तो मैं सभी लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाई हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी दौलत मेरे लिए कुछ नहीं है सर। बिल्कुल। टैरो में
और रेकी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? देखिए सर, व्यक्तित्व का अपना अलग डिसीजन है इसके मामले में, क्योंकि कुछ लोगों की जिनकी थर्ड आई ओपन है या मेडिटेशन अच्छी है, इंट्यूटिव पावर्स अच्छी हैं, मैं डेफिनेटली उनको सजेस्ट करती हूँ कि वो टैरो फील्ड में आए। जिनकी इंट्यूटिव पावर्स अच्छी नहीं है, माइंड में खुद की क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं, राहु की एनर्जी हाईली नेगेटिव है, मैं टैरो उन्हें सिखाती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो टैरो हर किसी के लिए नहीं है। आज के टाइम में हर कोई टैरो रीडर्स बनना चाह रहा है। रीज़न बिंग उनको लगता है कि इसमें बहुत आसान तरीके से पैसे आ जाते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों को गाइडेंस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जो भी उनको बताओगे वो बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी मेंटल क्लैरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं सबको सजेस्ट नहीं करती हूँ कि वो टैरो फील्ड में आए। बट अगर कोई रेकी सीखना चाहता है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है सर, साइड इफ़ेक्ट टैरो रीडिंग का भी नहीं है, बट उसके लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर किसी की एनर्जीज ब्लॉकेजेस ज़्यादा है। वेयर एज रेकी हीलिंग जो है एक महज हीलिंग टेक्निक है, जिसमें हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी अगर है किसी भी तरीके की, या कोई काम को आसान करने का, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप को हील करना हो, हम हर एक चीज़ रेकी के माध्यम से कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को हील करना चाहता है करिए, नहीं तो आप अपने ऊपर भी हीलिंग करके और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड सर मैं आपको एक बात बताऊंगी। मेरे पास एक बच्ची आई, ज़्यादा उम्र नहीं होगी उसकी, 19-20 साल होगी, और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे टैरो कार्ड सीखना है। तो मुझे लगा शायद अभी छोटी बच्ची है तो देख के थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है टैरो से कि कोई गेम्स हैं क्या, तो मुझे लगा ऐसे ही चाहती है, उसका डिवाइन उतना नहीं होगा, बस ऐसे ही उसको अच्छा लगा आंसर्स देख के, तो शायद वो टैरो इसीलिए सीखना चाह रही है। काफ़ी सर आपको तुरंत हाँ भी बोल देंगे, बट मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। कभी कभी गुरु आपकी परीक्षा भी लेता है। मैंने उनकी परीक्षा ली, मैंने उन्हें बोला आपको 15 दिन तक टैरो के बारे में मेरे पास कुछ लिख के व्हाट्सएप पे भेजना है, अगर आप भेजोगे तभी मैं आपको सिखाऊंगी। मैं उसकी परीक्षा ले रही थी या डिवाइन उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने 15 दिन लगातार मुझे लिख के भेजा और मैं शॉक रह गई। मुझे लगा 4-5 दिन बाद वो सोचेगी ये क्या सिखा नहीं रही, मैं तो किसी और से सीख लूँगी, क्या ही है ये टीचर। पर उसने 15 दिन लगातार जब भेजा तो मैं रियलाइज़ कर गई कि ये बच्ची वाकई ही इस फील्ड में आएगी और बहुत अच्छा नाम भी करेगी। तो उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग फिर मैंने उन्हें सिखाया। टैरो सिखाने के बाद ही वो बहुत अच्छा कर रही हैं, मैगज़ीन्स में आ रही हैं, चैनल से भी ऑफ़र आ रहे हैं। और मैं जिनको भी टैरो सिखाती हूँ, मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि सब बहुत अच्छा करें, क्योंकि देखो गुरु का नाम जुड़ा है तो मेरा नाम भी जुड़ा है। मैं जब एक सच्चे दिल से किसी को आप गाइडेंस दे रहे हो और कोई मैल प्रैक्टिस आपको किसी के साथ नहीं करनी है, किसी तरीके का बहुत ज़्यादा अमाउंट भी आपको नहीं मांगना है, अमाउंट बहुत सर्टेन्स यहाँ पे मेंशन्ड है अगर कोई मुझसे सीखता है तो। बाकी सर बिज़नेस तो बहुत लोगों ने बना लिया है इसका, बट ये शक्तियाँ तभी आपके पास हमेशा जुड़ के रहेंगी जब तक आपका मन साफ है, मन सच्चा है, आप स्पिरिचुअल मार्गदर्शन पे लोगों को बताने के लिए आई हैं। अदरवाइज ये एनर्जीज़ फिर धीरे धीरे फेड होने लगती हैं, या जो भी डाइटीज़ हमारे इन कार्ड से कनेक्टेड है वो 5D डायमेंशंस में आपको बहुत क्लियरली वो डाइटीज़ दिखने लग जाते हैं। तो वो भी ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो इंटेंशनली साफ दिल से लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सर बहुत इंटर रिलेटेड है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे आप रेकी हीलिंग में आए, चाहे आप टैरो रीडिंग में आए, आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। एंड यस, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले रेकी सीखें। रेकी से आपके खुद के चक्रास ओपन होंगी, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, फिर आप टैरो रीडिंग सीखिए। या फिर अगर आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं तो आप दोनों साथ में कर सकते हैं, या टैरो रीडिंग सीखने के बाद रेकी सीख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्शन भी दे सकें और लोगों की हीलिंग भी कर सकें एज अ रेमेडियल। जी सौम्या जी, ये बताएं कि जैसे किसी को टैरो का सजेशन लेना है, एक तो सीखना हो गया, एक सजेशन लेना हो गया, कि कोई प्रॉब्लम है वो सजेशन लेना चाहता है आपसे, तो वो आपको उसको आपके पास आना होगा फिज़िकली, या फ़ोन पे भी वो आपसे कंसल्ट कर सकता है?
सर ये एक ऐसा माध्यम है, या ये कह लो ये एनर्जी इतनी एडवांस्ड है कि हमें फिज़िकली आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। अगर हम सतयुग की बात करें तो सर वहाँ तो टेलीपैथी चलती थी, मोबाइल फ़ोन्स होते ही नहीं थे और आकाशवाणी से बिल्कुल। आती थी। रामायण कह लो या महाभारत कह लो, तो हमें पता ही है कि वो ऐसे ही हमारे पास तक उसकी नॉलेज आई है। बट आज के टाइम में हम इस चीज़ को बहुत मिरेक्युलस मानते हैं, बट वास्तविकता ये है कि हम खुद में बहुत एक डिवाइन है, हर एक कोई बहुत डिवाइन है। बट जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, ऐसे ही हम भी अपनी शक्तियों को भूल के बैठे हैं। जिसने एनर्जीज अवेकन कर ली उसके लिए फिर कुछ असंभव नहीं है। आप इसमें विदाउट एनी डिस्टेंस आप ऑनलाइन भी सेशंस ले सकते हैं। आप यूनिवर्स के किसी कोने में भी बैठे हो। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल है। मेरे पास सेशन दुबई से, यूके, आयरलैंड से भी आते हैं और मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आती हैं सर, और लोगों को हेल्प भी मिल रही है और उनके काम भी बन रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। और अगर किसी को सीखना हो जी, तो उसके लिए तो आना पड़ेगा, या वो भी हो सकता है डिस्टेंट वे में? जी, डिस्टेंट वे में टैरो रीडिंग हो सकती है सर, बिल्कुल क्लियरली। एंड रेकी हीलिंग भी हो सकती है। अट्यूनमेंट चली जाती है, सिंबल्स आपके पास पहुंच जाते हैं। आप सब एनर्जीज़ के द्वारा है, कुछ मैं नहीं कर रही हूँ। कई बारी जो पर्सन जिनको मानता है उन्हें फील होता है कि वो आके अट्यून करके गए हैं। तो आपसे पहले आपके एंजल्स रेडी होते हैं, आपसे पहले आपके डाइटीज़ रेडी होते हैं, आपको हीलिंग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा इतने लाइफ लेसन स्ट्रगल कर चुका है, अब टाइम आ गया है कि अब इसको हीलिंग दी जाए। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है सर। चाहे रेकी हीलिंग सीखना चाहें, चाहे टैरो रीडिंग सीखना चाहें, मेरे पास ऑनलाइन लेक्चर्स भी चलते हैं। मैं वीडियो कॉल्स के द्वारा, जूम कॉल्स के द्वारा टैरो रीडिंग सिखाती हूँ। इसके अलावा कोई रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो रेकी हीलिंग सर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ऑनलाइन सेशंस के द्वारा सीख सकते हैं। इन चीज़ों को करते हुए आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं, जी, तो आपके कोई पर्टिकुलर कोई आपका सपना हो कि मुझे ये चीज़ करनी है? जी जी बिल्कुल। मेरे बहुत सपने हैं और आई थिंक सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा से मैंने ये चाहा है कि मेरा बहुत छोटा सा सपना या बहुत बड़ा सपना कह सकते हैं, वो कोई पैसों से रिलेटेड नहीं है, वो कोई ऐसी वस्तु से रिलेटेड नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि परमात्मा या मैं कभी मरूं तो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जानें और मुझे अपने दिल में याद रखें। चाहे वो किताब बनेगी, आगे चल के क्या होगा मुझे नहीं पता, चाहे वो मेरी पर्सनालिटी को लोग याद रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल में लोग मुझे याद रखें, मैं बस इतना चाहती हूँ। और आई थिंक सब लोग मुझे ये याद रखें, उसके लिए मुझे कुछ बड़ा बनना पड़ेगा। तो यूनिवर्स मुझे लगता है पूरा मेरा साथ देगा, और मेरा बस इतना ही सपना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सौम्या आ जाए और चली गई, लोगों को याद ही नहीं है। जैसे भी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, हम आज के टाइम में किताबों में पढ़ते हैं या हम कहीं पे पढ़ते हैं याद रखते हैं, या किसी किताब में आज भी ज़िंदा है, तो मैं भी हर किसी के दिल में ज़िंदा रहना चाहती हूँ। जी, बस मेरा ये सबसे बड़ा जो है सपना है। ये तो आपने जो बताया ये थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में आपने बताया है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और ओपन करना चाहें तो एक बड़ा सेटअप हो आपका, एक बड़ा एम्पायर हो आपका, इस काम से संबंधित, या कुछ और भी आपके दिमाग में चल रहा हो? डेफिनेटली सर, मैं इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और हालांकि इस फील्ड में लोग इतना सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेते हैं। धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता आ चुकी है, बट काफ़ी हद तक अभी भी एज अ पर्टिकुलरली प्रोफेशन लोग इसको नहीं देखते हैं। बट आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का टाइम जो है या आज का युग जो है, जेन ज़ी की बात कर लें हम, या हम देख पा रहे हैं कि कितने सारे सुसाइडल केसेस हो रहे हैं। लोगों को अपने गुस्से के प्रति बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहा, और लोग मर्डर करने में आज के टाइम में सेकंड नहीं लगा रहे हैं। चाहे वो शादी हो तो शादी में कुछ पैसों के लिए महज मार दिया जा रहा है। बट अगर हम डीप डाउन जानने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा
बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि वो पर्सन शायद मर्डर करना नहीं चाहता था बट अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं था और उसने कर दिया और ज़िंदगी भर वो पछता रहा है। तो मेरी नज़र में वो इंसान भी बुरा नहीं है और जो इंसान मर गया वो भी बुरा नहीं है, बट इस सिचुएशन को रोका जा सकता था अगर उसको सही गाइडेंस मिलती, अगर वो प्रॉपर काउंसलिंग मिलती या उसको हीलिंग मिल जाती तो वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा सकता था। तो ये अगर काफ़ी हद तक लोगों में फैलेगा और अगर ये कभी बड़ा इंस्टीट्यूशन एंड एम्पायर बना, परमात्मा ने चाहा, तो डेफिनेटली ये जो है बड़े स्तर पे ये चीज़ें कम हो जाएंगी। ब्रेन की एनर्जीज हर तरफ फैलेंगी। जो डिसबैलेंस अभी वर्ल्ड के अंदर आ चुका है और वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें कितने लोग, कितने मासूम अपनी जान गंवा दे रहे हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है, कुछ लोगों की वजह से पूरे दुनिया को इसके बारे में जो है भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये माध्यम बहुत मेजर रोल प्ले करेगा लोगों के दिमाग को बदलने के लिए, उनके अंदर फिर से प्रेम की भावना जगाने के लिए, उनको हील करने के लिए। और जब ये चीज़ें होंगी, मर्डर्स, रेप केसेस, क्योंकि रेप केसेस का भी सर रीज़न यही है कि सेक्सुअल एनर्जीज़ का डिसबैलेंस होना, अगर वो बैलेंस हो जाएंगी, और वो बैलेंस हो सकती है रेकी के माध्यम से सर, वो टैरो रीडिंग के माध्यम से भी हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस दी जा सकती है, इसके लिए भी एजुकेशन खोली जानी चाहिए ताकि ये चीज़ें और कम हो पाए। इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म की कर्मा का भी काफ़ी योगदान होता है, जो मतलब जब हम इसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं या हील करते हैं या हम गाइड करते हैं, तो क्या इसको भी ध्यान में हम रखते हैं क्या? देखिए सर, ये तो एक एनर्जी है, हम एक एनर्जी बीइंग है। देखो, हम सब एक कर्मा से निर्धारित हैं। आज हम भी सामने बैठे हैं तो शायद कोई कर्मा है हमारा आपस में कि हम मिले। मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने जब रेकी सीखी, मैं महज एक स्टूडेंट उस टाइम पे किसी काम से चंडीगढ़ जा रही थी और राजीव जी उनका नाम था, वो लंदन से बस में आ रहे थे और महज हमारी बस की सीट अगर आजू बाजू थी, ना मैं उन्हें जानती ना वो मुझे जानती। उन्होंने मुझे सिर्फ एक टर्म जो है पूछा, क्या तुम रेकी के बारे में जानती हो? हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप था और मैं नहीं इंटरेस्टेड थी। मैं ईयरफोन्स लगा के एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह बैठी हुई थी और आई एम लाइक, व्हाई ही इज़ इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी? आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इज़ रेकी, मुझे नहीं ही जानना, बट समहाउ आई जस्ट सेव द नंबर। वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स की हमारी मुलाकात हुई होगी। उनका कोई स्टॉप आया और वो चले गए। वो उन्होंने बताया कि मैं एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ एंड कर्नल हूँ एंड मेरा नाम ये है, यू कैन सेव माई नंबर, एंड इट वॉज अ लंदन नंबर। सो मेरे को तो था, मैं कभी उनको कॉल नहीं करने वाली हूँ। मैंने सेव कर लिया और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। 2.5 साल बाद मुझे रेकी के बारे में जानने की और उत्सुकता हुई और मुझे याद आया कि एक राजीव जी मुझे एक बस में मिले थे और मैं उनको कॉल किया कि मुझे सीखना है। तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, ये मुझे समझाया। जैसे मुझे मेरी दी मिली, गिनी दी मिली, जिन्होंने मुझे टैरो सिखाया। तो ग्रैटिट्यूड इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्ले करना, और आज भी मैं सभी को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ जिन्होंने भी, जिनकी वजह से भी मैं ये विद्या सीखी या जो भी मैं आज ज़िंदगी में हूँ। अपने माँ बाप का, अपने स्पिरिट गाइड्स का, अपने गुरु जी का, हर एक को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो यस, कर्मास तो बिल्कुल है जी जी, कर्मास तो सर कोई नहीं बदल सकता। जी जी। जब हम इसके थ्रू जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी एक परेशानी से गुजर रहे होते हैं। कई बार हम अपने लिए रोते हैं लेकिन बहाना कोई और बन जाता है, उसके लिए रोते रोते अपने लिए भी रोने लगते हैं। तो कभी ऐसा? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सर, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। जब मैं इस फेज से थी या मैं रेकी के बारे में सीखना चाह रही थी या मैं टैरो सीखना चाह रही थी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा रोल प्ले ज़रूर करता है, कुछ चैलेंजेस आपके सामने लाके ज़रूर खड़ा करता है। ये भी एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का मौका, ये एक फेज़ होता है। सर, जिसने कभी गांव में देखा ही नहीं, बिना एसी के वो रहा ही नहीं, वो गर्मी की उसने देखी नहीं कि गर्मी होती कैसी है और कितना मुश्किल है जीवन व्यतीत करना, एक झोपड़ी में व्यतीत करना, या परेशानी पैसों से रिलेटेड या कोई भी कह लो। दूसरा कभी आपकी उतनी परेशानी इतने अच्छे से समझेगा नहीं। तो जब भी स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स आपको कोई भी
शक्ति देता है या एनर्जी देता है, तो पहले आपको बहुत अच्छी तरह निचोड़ता है ताकि आप आगे चल के किसी को जज ना कर पाओ, आप उसकी पेन को समझ पाओ। ये भी उनका एक तरीका है सिखाने का। तो जब वो पहले आपको एडमिशन दिलाएगा क्लास में, लेसन सिखाएगा उससे रिलेटेड, जब आप लेसन सीख लोगे तभी आपको इस लायक बनाएगा कि आप लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर होता है सर। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी आए एंड जिसकी वजह से ही मेरी रुचि भी बनी कि मुझे ये सब सीखना चाहिए और आगे चल के मैं एक स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर हूँ सर। अब आपका कोई मित्र, कोई फ्रेंड, कोई आपकी सखी सहेली जिसको इतने दिनों के बाद आप मिस करते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उन्हें कुछ कहना चाहें, उनकी याद आती हो? हाँ जी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी है और मेरी आपसे मुलाकात हुई है नहीं है, या आप मेरे साथ अभी टच में नहीं हो, फिर भी मैं हमेशा सभी को याद करती हूँ, आपको स्पेशली याद करती हूँ। और आप मुझसे बात करेंगे तो मैं अवेलेबल हो जाऊँगी और मैं बात ज़रूर करूँगी। तो अगर ऐसा फील होता है कि कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल के माध्यम से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या जिस भी तरीके से आप कांटेक्ट करना चाहें। हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और हम हर किसी को समय नहीं दे पाते या चाहते हुए भी बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे कॉल करें और बात करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ रहती भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों की गलतियों को माफ़ नहीं करूँगी तो परमात्मा मेरी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा। तो मेरा परमात्मा बोलते हैं कि तुम लोगों की गलतियों को माफ़ करो, और गलतियाँ तो हर किसी से होती है। मैं भी बहुत अच्छे कर्म भी करती हूँ, बुरे कर्म भी करती हूँ, तो मेरे परमात्मा मेरे कर्मों को तभी माफ़ करेगा। तो मेरे मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है, ना मैं ज़्यादा किसी के लिए कोई नेगेटिव भावना है। तो लेसन है या फिर एक अच्छा जीवन है। जी, आपके लिए पैसा और प्यार, इसमें क्या बड़ा है? सर, मेरे लिए प्यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैसा आज मेरे पास है, पर मेरे पास प्यार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। बट मेरे पास प्यार है तो पैसा भी आ सकता है, क्योंकि सर पैसा देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज की लाइफ में। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली मैं मानती हूँ मैंने प्यार को चुना, तो हो सकता है जो इंसान को मुझसे प्यार हो मुझे पैसा भी देके चला जाए। बट पैसा कई बारी प्यार को ख़त्म कर देता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। और प्यार मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, बड़े बड़े बंगलों हैं, पर वो खुश नहीं है। तो जब पैसा है और आप खुशी नहीं हो तो उस पैसे का फ़ायदा ही क्या? तो और अगर प्यार है तो आपके पास पैसा नहीं भी होगा आप खुश होंगे, क्योंकि खुशी हमेशा दूसरों के लिए करने में आती है, प्यार से आती है। बाकी मुझे नहीं लगती इस ज़िंदगी। और प्यार ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर से हो, प्यार आपके माँ बाप के लिए भी हो सकता है, प्यार आपके भाई बहनों के लिए भी हो सकता है। प्यार जब इंसान को किसी से प्यार है तो उसकी 100 गलतियाँ भी माफ़ करेगा, उसके लिए बदलेगा भी, उसके लिए अपने सारे चेंजेस ले आएगा अपनी ज़िंदगी में। और अगर प्यार नहीं है तो उससे आप एक भी बदलाव नहीं करवा सकते। तो प्यार का होना तो सर हर एक रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और पैसा तो एक ऐसी चीज़ है, आज है कल नहीं भी होगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। अगर आपका प्यार करने वाला साथी आपके साथ है तो वो ताउम्र साथ रहेगा। बिल्कुल। नई जनरेशन से आप कुछ कहना चाहें? नई जनरेशन से मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल जो टिपिकल जेन ज़ी जनरेशन है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अपने गोल से थोड़ा भटक गए हैं। उनके दिमाग में अभी क्लैरिटी नहीं है, वो बस करंट ज़िंदगी में जी रहे हैं। और शायद उनसे जो पूर्वज हैं या उनके जो फादर हैं या उनके पिछली पहली वाली जनरेशन ने काफ़ी मेहनत करी तो वो उसके फ्रूट्स ले पा रहे हैं। बट आपको ये समझना है कल को शादी आपकी भी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, और ज़िम्मेदारी आज नहीं तो कल उठानी पड़ेगी। तो ज़िम्मेदारी से दूर भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंजॉय अपनी जगह है लाइफ में,
बट साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल होना और अपनों के प्रति ग्रैटिट्यूड भी मुझे कहीं ना कहीं ये बेसिक हो सकता है कि वो एजुकेटेड हो या बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो, बट आप दूसरे के प्रति कैसे हो ये बहुत मैटर करता है। आपके एटिकेट, आपका सिविक सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम विदेश जाते हैं, हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर देश है, और अपने देश में ही हम अब कचरा डाल रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ज़िम्मेदार है गवर्नमेंट काफ़ी हद तक रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, बट आप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं क्योंकि आप उस देश में रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है नई जनरेशन चेंज ला सकती है और ला भी रही है एंड कैंपेन रन कर रही है। बट मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी अपने से बड़ों का ग्रैटिट्यूड करें, जो भी आपको सिखा रहा है उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहे। और चाहे वो रिलेशनशिप है, मुझे ये लगता है कि सिर्फ रिलेशनशिप चेंज करने से आपको खुशी मिलेगी वो ज़रूरी नहीं है। उस रिलेशनशिप में चैलेंजेस तो आएंगे, बट उस चैलेंजेस के बाद भी आप उस रिलेशनशिप में खड़े रहते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। इट इज़ वेरी इजी टू बी विद 100 people at a time, but it is very difficult to be with one person with 100 years. That is hardly, you can see. तो loyalty is something, commitment is something, वो तब होनी चाहिए जब आपको कोई देख भी नहीं रहा, और अगर कोई कंट्रोल करके वो सिर्फ हासिल करवा पा रहा है तो दैट इज़ नॉट लव। स्वतः होना चाहिए। बिल्कुल, परमात्मा तो हमेशा आपको देख ही रहे हैं, आपके कर्म आपको देख ही रहे हैं। तो मित्रों, सौम्या जी से हम टैरो और रेकी के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी बातें हम सुन रहे थे, कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति की जर्नी जो होती है वो एज से नहीं होती है, उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस से होती है। हो सकता है किसी की एज कम हो और उसने बहुत लंबी जर्नी जी ली हो, कर ली हो, और बहुत काफ़ी उम्र हो, फिर भी वो उसकी जर्नी बहुत छोटी हो। तो अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे कुछ सफलता के कदम बढ़ाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो किसी की भी लाइफ जर्नी जो होती है उसकी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, मोमेंट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके जीवन में कोई बाधा आती है, आपके सुख समृद्धि, प्रोफेशन में, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि टैरो या रेकी आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है या ला सकती है, तो आप सौम्या जी से संपर्क कर सकते हैं। और एक विशेष निवेदन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ज़रूरतमंद हो और उसकी अगर आप किसी भी प्रकार से सेवा कर पाएँ तो आप ज़रूर कीजिए। ईश्वर की कृपा आपको दूनी होकर मिलेगी। सौम्या जी, आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा आपने लिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपका जीवन खूब उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े, खूब सुख समृद्धि आपके जीवन में आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।